हेलो गाइस, कैसे हैं। और होप आपको जितने भी वीडियोस मैंने दिए हुए हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। इसके पहले मैंने डीसी सर्किट का वीडियो लेक्चर नंबर 1 दिया हुआ था, जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 डीसी सर्किट का नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अंतर बता देता हूँ कि आइडियल यानी कि आदर्श वैल्यू और प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक वैल्यू, इनका मतलब मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर हम थियोरेटिकली अगर हम कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई चीज़ अगर हम ला रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको जो भी चीज़ मिलती है वो हमको प्रैक्टिकल चीज़ें मिलती हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमको रीडिंग्स वगैरह मिलती हैं वो प्रैक्टिकल। जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें आइडियल वैल्यू के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टॉपिक उठाऊंगा। टॉपिक का नाम है आइडियल वोल्टेज सोर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था वोल्टेज सोर्स क्या होता है और उसका सिंबल क्या होता है। ये एक वोल्टेज सोर्स है और इसका जो सिंबल होता है वो प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ इस तरह से दिखाया जाता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा। देखिएगा, कोई भी वोल्टेज सोर्स होता है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है। तो वोल्टेज सोर्स का यहाँ पर दो इस तरह से वायर निकल रहे होंगे। ये जो दोनों वायर के जो एंड होते हैं इनको हम लोग टर्मिनल्स बोलते हैं। जो भी वायर्स के जो एंड होंगे, एक एंड ए होगा, एक एंड बी होगा, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल्स। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स बना हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स के दो टर्मिनल हमने मान लिए हैं। एक तो टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा इसको हमने मान लिया है टर्मिनल वोल्टेज। ये देखिएगा, वी ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमने मान लिया है टर्मिनल वोल्टेज। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको बताना चाहता हूँ। सपोज दैट आप एक वोल्टेज सोर्स लेकर आते हैं और उसको लोड के अक्रॉस लगा देते हैं। एक वोल्टेज सोर्स आप लेकर आए और उसको लोड के अक्रॉस लगा दिया। सपोज दैट इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट के बराबर है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हो वो भी कितना हो, 10 वोल्ट हो। ठीक है। तो ये जो इस तरह का वोल्टेज सोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत। यानी कि कभी भी अगर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमने V मान रखी है, यही सेम वैल्यू हमको अगर टर्मिनल के अक्रॉस मिल जाए तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। सपोज दैट यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 है तो यहाँ पर टर्मिनल के क्रॉस भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। मतलब कहीं पर भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो ये देखिएगा, यही डेफिनेशन लिखी हुई है फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। टर्मिनल वोल्टेज, जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज यानी कि V के बराबर होगा। बीच में कहीं पर भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देख सकते हैं आप ऊपर वाले डायग्राम में, यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज का मान होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये देखिएगा, इस तरह से ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में अगर हम कर्व बनाएंगे तो एक कांस्टेंट कर्व हमको मिलेगा। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है।
आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि वोल्टेज सोर्स में सीरीज़ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखिए इसके सीरीज़ में लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। ये मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी का दूसरा केस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अभी हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर हम इस वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट मान ले रहे थे तो हमको टर्मिनल में भी कितना मिल रहा था, 10 मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वोल्टेज यहाँ पर 10 वोल्ट का अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अब की 10 नहीं मिलेगा, 10 से थोड़ी कम वैल्यू हमको मिलेगी। वो कम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 9.2 हो सकती है, 9.3 हो सकती है। अब एक बात सोचने वाली है, अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है और टर्मिनल पे हमको मिल रहा है 9 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कहाँ गया, 1 वोल्ट यहाँ पर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपने 10 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है तो 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर होगा और टर्मिनल के अक्रॉस कितना मिलेगा, 9 वोल्ट। 10 वोल्ट में 1 वोल्ट यहाँ चला गया और 9 वोल्ट यहाँ पर मिला। तो कहने का मतलब क्या है, पीछे वाले केस में जो आइडियल वोल्टेज सोर्स था, आइडियल वोल्टेज सोर्स में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, ज़ीरो थी। इसी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। इसीलिए जब आप यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 10 ना मिलके 9 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर रेस्ट जो भी बच रहा है वो वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये हमेशा सोर्स वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इसकी वैल्यू 10 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 वोल्ट होगी। यानी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू सोर्स वोल्टेज से क्या है, कम है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। जैसा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में मैंने बताया था कि वहाँ पर जो वोल्टेज का मान था वो कांस्टेंट था, यहाँ पर वोल्टेज का मान कांस्टेंट नहीं होगा। फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पर देखिएगा कर्व बनाएंगे तो ये जो डॉट वाली लाइन दिख रही है ये कांस्टेंट वाली लाइन है, लेकिन जो डार्क वाली लाइन है वो इस तरह से दिखाई गई है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप। प्रीवियस केस में मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम इन दोनों के बीच के गैप के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकेंड प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, यानी कि आदर्श वोल्टेज स्रोत जो होता है, वहाँ पर आर की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। और इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान कम से कम होना चाहिए। कम से कम इसलिए होना चाहिए ताकि यहाँ पर ड्रॉप जो हो वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है, ज़ीरो होता है। और जबकि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की जब हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, और उसका मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। करंट सोर्स का जो सिंबल होता है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ था। करंट सोर्स का सिंबल कुछ इस तरह से हम एरो के थ्रू बनाते हैं। इसका मतलब जो करंट है, अगर हम करंट की बात करेंगे, करंट कुछ इस तरह से यहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो होगी यहाँ पर। तो अगर हम इस करंट सोर्स को लोड से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोड करंट की वैल्यू होगी वो इस I के बराबर
हो जाएगी। ये किस केस में होगा? ये आइडियल करंट सोर्स के केस में होगा, यानी कि आदर्श धारा स्रोत के केस में होगा। ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर आइडियल करंट सोर्स जो भी लोड करंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो इस करंट I के बराबर हो जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ में आइडियल करंट सोर्स के केस में जो लोड करंट होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इस तरह से अगर हम इसको कर्व के थ्रू दिखाएंगे तो इस तरह का कर्व मिलेगा। लोड धारा का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडियल करंट सोर्स में पहली बात तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज़ में नहीं लगा होता है, उसके कहाँ लगा होता है? पैरेलल में लगा होता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इनफाइनाइट के बराबर होती है। याद रखिएगा जब हम वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर उसके सीरीज़ में लगा हुआ था, आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा करंट सोर्स के केस में ये इसके पैरेलल में लगा होगा। और आइडियल वैल्यू जो होगी, आदर्श मान जो इसका होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट के बराबर होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं, यानी कि व्यवहारिक धारा स्रोत की बात करते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो अभी मैंने आपको बताया था, सपोज दैट इस केस की अगर हम बात करते हैं, पीछे वाला जो केस था, पीछे वाले केस में जो लोड करंट थी वही इसके बराबर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सपोज दैट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जब यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट यहाँ पर जाएगी तो इस वाली ब्रांच में भी कुछ ना कुछ करंट जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर चली गई तो लोड करंट हमको कितनी मिलेगी? 9 एम्पियर मिलेगी। अब क्या लोड करंट की वैल्यू इसके बराबर है? जी नहीं, बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं है। जबकि प्रीवियस केस में आपने देखा था आइडियल करंट सोर्स के केस में जो लोड करंट थी वो किसके बराबर थी? वो इस करंट के बराबर थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर 10 एम्पियर मान लेंगे तो 10 एम्पियर करंट जब ऐसे करके फ्लो होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 नहीं जाएगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट मान लेते हैं 1 एम्पियर है तो यहाँ पर बचेगी कितनी? 9 एम्पियर। तो क्या ये लोड करंट इस I के बराबर है? जी नहीं, बराबर नहीं है, इससे क्या है? कम है। यहाँ पर 9 एम्पियर है और यहाँ पर कितनी है? 10 एम्पियर है। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में क्या होगा? जो लोड करंट होगी उसकी वैल्यू I से क्या होगी? कम होगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रैक्टिकल करंट सोर्स के केस में लोड करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि आइडियल करंट सोर्स के केस में ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ये जो डॉट वाली लाइन है ये आपकी कांस्टेंट वाली है और इसको इस तरह से दिखाया गया है, ये आपकी प्रैक्टिकल करंट सोर्स की लाइन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है, पहली बात तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध उसके पैरेलल में लगा होता है और इसका जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जब मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा था तो वोल्टेज सोर्स में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा था तो इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज़ में लगा हुआ था और इसका मान क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लेकिन करंट सोर्स के केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा हुआ है और इसका मान क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब आप सोच सकते हैं इसकी वैल्यू अधिक से अधिक क्यों होगी? अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर। I बराबर होता है V/R। अगर R का मान ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम से कम होगी। यानी कि I बराबर, अगर हम 10 एम्पियर फ्लो कराएंगे और अगर मान लेते हैं इस R का मान बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर अगर 0.1 एम्पियर करंट जाएगी तो यहाँ पर बची हुई करंट कहाँ पर जाएगी? 9.9 यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये वाली करंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच सके? लोड में पहुँच सके। ये वाली करंट ज़्यादा से ज़्यादा लोड में पहुँच सके, इसके लिए R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया हुआ था। रेजिस्टेंस होता है, इसका काम होता है करंट को अपोज करना। ठीक है, तो यहाँ पर
ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, लेकिन एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस बना होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो मान लेते हैं कितना है, A है। A जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L जो है वो लेंथ है और रो को हमने मान लिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, ये नाम आपने सुना होगा। R बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू L अपॉन A, यानी कि रेजिस्टेंस तीन बातों पर बेसिकली डिपेंड करता है। एक तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर, दूसरा उसकी लेंथ पर और तीसरा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उपरस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ की वैल्यू बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लेंथ को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घट जाएगी। दूसरा डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉर एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे कि मैं तीन मटेरियल अगर लूँगा, कॉपर लिया, सिल्वर लिया या गोल्ड लिया, इस तरह से करके अगर हम मटेरियल को चेंज करते जाएंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उसका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है सबसे ज़्यादा इंसुलेटर का यानी कि अचालक का होता है, उसके बाद अर्धचालक का होता है और सबसे कम जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है चालक का। ठीक है, चौथा पॉइंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर को घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और इसी तरह से ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता भी रेजिस्टेंस को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये बेसिकली 5 पार्ट्स हैं रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले। पहला लेंथ है, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तीसरा जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, चौथा टेम्परेचर तापमान और पांचवा है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह होता है। इसको संधारित्र कहा जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं इस तरह की। ये देखिए दो प्लेट हैं और ये जो दो प्लेट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडक्टिंग प्लेट होती हैं। कंडक्टिंग का मतलब किसी चालक पदार्थ की बनी होती हैं। चालक का मतलब कॉपर की बना सकते हैं, एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, जितने भी चालक पदार्थ होते हैं उनसे बनी होती हैं। ठीक है, और इनका एरिया हमने मान लिया है A है और इन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो मान लिया है D है। और दोनों प्लेटों के बीच में कुछ एक परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, भरा होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल होता है उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन इंटू A अपॉन D, यानी कि तीन बातों पर डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, परावैद्युत पदार्थ पर, उसके एरिया पर प्लेटों का, और प्लेटों के बीच की दूरी, तीन बातों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। प्लेट एरिया, अगर कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया होता है, यानी कि अगर प्लेट एरिया आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड केस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो कैपेसिटेंस होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरा होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी मैंने बताया था कि दो प्लेटों के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसको परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है और उसको इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम किसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर का, वैक्स यानी मोम का, ऑयल का, पेपर का, और भी बहुत सारे हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। आप मुझको टॉपिक सेंड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पर आपको समझने में दिक्कत हो रही है।
अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के उस टॉपिक का नाम लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।